हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम छिंगशू को देखते हैं जो 20 साल बाद अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास लू हाउस वापस आई थी। उसे फ्लैशबैक याद आने लगा कि लू हाउस की मेड ने अपनी डॉटर को उसके साथ एक्सचेंज करके लू हाउस भेज दिया था। वो मेड पैसे गिनते हुए खुश हो रही होती है और सोच रही थी कि उसने सक्सेसफुली अपनी डॉटर को लू हाउस भेज दिया था, जहाँ पर वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगी और उसे फ्री में अपने लिए एक नौकर भी मिल गई थी। छिंगशू जो उस टाइम बहुत छोटी थी, उसकी ये बातें सुन लेती है और उसे पूछने लगी कि उसने जानबूझकर अपनी डॉटर को उसके साथ एक्सचेंज किया था। पर वो मेड कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलती से हो गया था और अगर उसने झूठ बोला हो तभी बाहर जाते ही वो एक्सीडेंट होने से मर जाएगी। वो ये कसम खाने के बाद बाहर जाने लगती है और ये सोच रही होती है कि उस गांव में तो कभी गाड़ी भी नहीं आई, तो उसका एक्सीडेंट किस चीज से होगा। पर छिंगशू दिल में सोचती है कि उसे ये नहीं पता था कि वो जो झूठ छिंगशू से बोलेगी वो सच हो जाएगा, क्योंकि छिंगशू यूलिन की रीइंकार्नेशन थी। और जैसे ही वो मेड रोड पर पैर रखती है तो सामने से आती हुई गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। गांव वाले ये देखकर शॉक हो गए और सोचने लगे कि आज तक वहां पर कोई गाड़ी नहीं आई थी, फिर अचानक से उस औरत का एक्सीडेंट एक ट्रक से कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद से सब लोग छिंगशू को एक डिजास्टर समझने लगे थे और उससे दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कोई मॉन्स्टर है। और छिंगशू उस दिन पूरी तरह से ऑर्फन हो गई। उसके बाद से वो हमेशा की तरह कबाड़ इकट्ठा करके बेचती, पर एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वो बंस लेने के लिए एक आदमी के पास गई, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो आदमी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसे क्या देख रही थी, चुप करके वहाँ से चली जाए। छिंगशू सैड हो गई, पर तभी उसे एक नीचे गिरा हुआ बन नजर आया, तो वो जल्दी से वो बन उठाकर खाने लगती है। पर तभी उसके पास एक ऑर्फेनेज की डायरेक्टर आई और उसे नीचे से बन उठाकर खाता देख उन्हें छिंगशू पर बहुत तरस आता है और उन्होंने जल्दी से अपने पास से एक बन निकालकर छिंगशू को दिया और फिर उसे अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद से छिंगशू उनके साथ ही बड़ी हुई थी और उन्होंने छिंगशू को एक मदर की तरह पाला था। पर आज 20 साल बाद वो वापिस अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास आ चुकी थी। मिस्टर और मिसेस लू जल्दी से छिंगशू से मिलने के लिए आते हैं और उनकी अडॉप्टिव डॉटर यूरू भी उनके साथ ही थी। पर छिंगशू को देखकर उसे बहुत बुरा लगा था और जब मिसेस लू ने छिंगशू से कहा कि ये उनकी गलती थी, उनकी लापरवाही की वजह से वो एक्सचेंज हो गई थी और इतने साल उसे ऑर्फन की तरह रहना पड़ा, तो छिंगशू उन्हें बताती है कि ये सब गलती से नहीं हुआ था, बल्कि यूरू की मदर ने जानबूझकर ऐसा किया था। तो यूरू एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ये उसी की गलती थी। जाहिर सी बात है छिंगशू उसे अपने घर में कभी नहीं रहने देगी, तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। पर मिसेस लू ने उसे रोक लिया और कहती हैं कि वो उन्हें कैसे जाने दे सकती थी। उन्होंने 20 साल इतने प्यार से उसे बड़ा किया था, वो उनकी ही डॉटर है। छिंगशू को पता था कि वो एक्टिंग कर रही है, इसलिए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मिसेस लू ने मेड से कहा कि वो छिंगशू का बैग अंदर ले जाए, पर छिंगशू जल्दी से अपना सूटकेस पीछे कर लेती है और कहने लगी कि वो खुद ही अंदर ले जाएगी। पर जैसे ही यूरो ने देखा कि उसके सूटकेस पर एक एम्यूलेट लगा हुआ था, तो वो समझ गई कि वो छिंगशू के लिए इम्पोर्टेंट होगा और जल्दी से कहती है कि उसी की वजह से उसके सिस्टर को बुरा लगा था, तो उसे अपने सिस्टर का सूटकेस अंदर लेकर जाना चाहिए। और जल्दी से उसका सूटकेस खींचकर ऊपर की तरफ जाने लगी, पर स्टेयर से चढ़ते हुए वो जानबूझकर सूटकेस गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके सूटकेस में से सारा सामान बाहर गिर जाता है। वो एम्यूलेट भी नीचे गिर गया था और यूरू ने जानबूझकर उसके ऊपर पाँव रख दिया, तो छिंगशू जल्दी से जाकर उसको धक्का देती है और वो एम्यूलेट उठाकर देखने लगी। उसे याद आया कि वो एम्यूलेट उसकी डीन मदर ने उसके लिए बहुत प्यार से बनाया था और कहा था कि ये उसकी हमेशा प्रोटेक्शन करेगा। यूरो झूठ बोल देती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। वो भूल गई थी कि 2 दिन पहले उसके हाथ इंजर्ड हो गए थे और उसने सूटकेस जब उठाया तो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और गलती से उसके हाथ से स्लिप हो गया। मिसेस लू भी कहती हैं कि यूरो ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, उन्हें उस पर ट्रस्ट है। पर छिंगशू बोली कि अगर वो उसे झूठ बोलेगी तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं कर पाएगी। यूरो को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो सोचती है कि वो ऐसे ही बात कर रही थी और जल्दी से अच्छा बनते हुए कहती है कि उसे पता है उससे गलती हो गई थी, पर छिंगशू को इस तरह यूरो को कर्ज नहीं करना चाहिए। मिसेस लू और मिस्टर लू भी कहते हैं कि यूरो ऐसी नहीं थी और फिर यूरो को लेकर अंदर की तरफ जाने लगे, जबकि छिंगशू कहती है कि वो उससे जो भी झूठ बोलेगी वो सच हो जाएगा और अपना सूटकेस लेकर वो भी ऊपर की तरफ जाने लगती है। पर पाँव स्लिप होने की वजह से यूरो सच में नीचे गिर गई और उसके हाथ इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर मिस्टर लू और मिसेस लू बहुत ज्यादा परेशान हो गए और छिंगशू को देखते ही यूरो कहती है कि उसे पता है वो उसे लाइक नहीं करती थी और कंट्री साइड से आई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यूरो को इस तरह कर्ज करे। मिसेस
लू ने भी चिंगशू को ही ब्लेम किया, पर चिंगशू कहती है कि उसने कहा भी था अगर वो उससे झूठ बोलेगी तो वो सच हो जाएगा, और फिर चुप करके अंदर की तरफ चली गई क्योंकि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि मिस्टर लू और मिसेस लू जल्दी से डॉक्टर को बुलाने का कहते हैं। अब चिंगशू अपने रूम में बैठी हुई डीन मदर के एम्यूलेट को देख रही थी और उसे याद आया कि जब वो ऑर्फेनेज छोड़कर लू हाउस वापस आ रही थी तो डीन मदर ने उसे कहा था कि वो एक बार फिर सोच ले, क्योंकि उन्होंने सुना है कि मिस्टर और मिसेस लू अपनी अडॉप्टिव डॉटर को बहुत प्यार करते हैं और उसे अपनी रियल डॉटर ही समझते थे। उन्हें डर है कि चिंगशू को वहाँ पर बुली किया जाएगा और वो खुश नहीं रहेगी, पर चिंगशू कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया था और वो वापस जाना चाहती है। तो डीन मदर ने उसे सपोर्ट किया और कहती हैं कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें बता सकती थी। चिंगशू भी उन सबको छोड़कर वहाँ से नहीं आना चाहती थी, पर उसे ऑर्फेनेज के वेलफेयर के लिए पैसे चाहिए थे जो वो लू फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करके ले सकती थी। चिंगशू रूम में बैठी यही सब सोच रही होती है कि तभी किसी ने उसके रूम में अपने पुराने कपड़े फेंकना स्टार्ट कर दिए। चिंगशू ने देखा कि यूरो उसके रूम में आई और कहती है कि वो सब उसके ड्रेसेस हैं जो वो चिंगशू को दे रही थी। चिंगशू को तो थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि यूरो के पुराने ड्रेसेस भी चिंगशू के इन न्यू ड्रेसेस से कई ज्यादा अच्छे थे। चिंगशू की नजर उसके हाथ की बैंडेज पर पड़ी और कहती है लगता है चिंगशू से झूठ बोलने का उसे अच्छा सबक मिला था। तो यूरो गुस्से से बोली कि उसे प्राउड फील करने की कोई जरूरत नहीं, वो बस कोइंसिडेंस था और वो ये मत सोचे कि वो उस घर में आकर उसकी जगह ले लेगी। उसके पेरेंट्स सिर्फ उससे ही प्यार करते हैं। वो ये बोलकर वहाँ से बाहर आ गई और मिस्टर लू और मिसेस लू के पास चली जाती है जो लॉन्च में बैठे हुए थे और उनको बताने लगी कि उसने अपने कुछ न्यू ड्रेसेस चिंगशू को दे दिए थे जो उसके पुराने ड्रेसेस से अच्छे हैं, उनमें वो कंफर्टेबल फील करेगी। और मिसेस लू बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि वो बहुत सेंसिबल थी। फिर यूरोन से कहने लगी कि उसकी सिस्टर अभी कंट्री साइड से वापस आई है, वो रिच फैमिली और लो फैमिली के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं समझती। अगर अभी वो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करेंगे तो हो सकता है लोग उनका मजाक उड़ाएं। वैसे भी मिसेस वैन को तो मौका चाहिए होता है कोई भी बातें बनाने का। मिस्टर और मिसेस लो उसके बात सुनकर सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। चिंगशू भी उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या उसके बारे में बातें हो रही थी। तो मिस्टर लू उससे पूछने लगते हैं कि वो क्या चाहती थी, पर यूरो जल्दी से कहती है कि उनकी न्यू कंपनी भी पब्लिक होने वाली थी। अगर अभी वो इस बारे में अनाउंस करेंगे तो उनकी स्टॉक प्राइस पर इफेक्ट हो सकता है। मिस्टर लू ये बात सुनकर सोचने लगते हैं कि वो ठीक ही बोल रही थी और चिंगशू की तरफ गिल्टी नजरों से देखने लगे। तो चिंगशू कहती है कि उसे आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जो करना चाहते हैं कर सकते थे, लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट है। मिस्टर लो जल्दी से बोले कि जो भी रिक्वेस्ट थी वो उन्हें बता सकती है, अगर वो पूरी कर सकते हुए तो वो जरूर करेंगे। चिंगशू ने बताया कि वो 20 साल ऑर्फेनेज में रही है और उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मिसेस लू जल्दी से बोली कि ऐसा नहीं था, लेकिन वो यूरो को भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। चिंगशू ने कहा कि उसे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, वो बस ये बताना चाहती है कि वो 20 साल ऑर्फेनेज में रही थी तो 5 लाख कंपनसेशन उन्हें ऑर्फेनेज को दे देना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं कि ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। यूरो फिर से कहती है कि चिंगशू उनके घर पर रहेगी तो उसकी कोई आइडेंटिटी तो सबको बतानी ही पड़ेगी, तो क्यों ना वो सबको बताएं कि वो उनकी डिस्टेंट रिलेटिव थी। नेक्स्ट डे चिंगशू अपनी क्लास में बैठी हुई थी और डीन मदर से मैसेजेस पर बात कर रही होती है जो चिंगशू को बता रही थी कि उन्हें पैसे मिल गए थे और वो बच्चों के वेलफेयर के लिए ऑर्फेनेज में बहुत सारी न्यू चीजें ले आए थे। एक बिल्डिंग भी उन्होंने रीसेट करवा ली है। साथ ही उन्होंने चिंगशू से पूछा कि क्या वो ठीक थी, तो चिंगशू झूठ बोल देती है कि वो बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर यूरो के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसे देखते ही कहने लगे कि वही कंट्री साइड से आई हुई यूरो की डिस्टेंट रिलेटिव है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि चिंगशू कंट्री साइड की लड़की है, उसमें से तो जरूर पॉवर्टी की स्मेल आ रही होगी, उन्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। चांगफंग भी क्लास में एंटर हुआ और चिंगशू को गुस्से से देखता हुआ जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद यूरो अपनी फ्रेंड लिली के साथ वहाँ पर आती है और लिली उसे कहने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, उसने इतना अच्छा प्लान बनाया है। अगर चोरी के पैसे चिंगशू के बैग से निकले तो सबको पता लग जाएगा कि उसमें ये बैड हैबिट्स हैं, क्योंकि वो कंट्री साइड से आई हुई लड़की थी और उसकी रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो दोनों खुश होती हुई अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद क्लास मॉनिटर भागता हुआ वहाँ पर आया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था और सबको बताने लगा कि सुबह जो क्लास फी उसने कलेक्ट की थी वो चोरी हो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये सुनते ही यूरू ने जल्दी से जांगफंग को इशारा
खड़ा किया और वो कहता है कि उसे पता है वो पैसे चिंगशू ने चोरी किए थे, उन्हें चिंगशू का बैग चेक करना चाहिए, वो पैसे जरूर उसके बैग में ही होंगे। यूरोपी जल्दी से कहती है कि अगर ऐसा था तो उसे खुद ही पैसे निकाल कर दे देने चाहिए और जल्दी से अपोलोजाइज भी कर ले, क्योंकि ये बात अगर अथॉरिटी तक पहुंच गई तो उसका नेम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसे पता है कि वो कंट्री साइड से आई हुई लड़की थी, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिंगशू उनकी बातें सुनकर हंसने लगती है। उसे फ्लैशबैक याद आया कि उसने लिली और जियांगफंग को उसके बैग में वो पैसे रखते हुए देख लिया था और दिल में सोचती है कि अगर यूरो उसके साथ प्ले करना चाहती थी तो वो भी इस गेम में उसका साथ देगी। वो जियांगफंग से कहती है कि उसने अभी कहा था कि चिंगशू ने पैसे चोरी किए हैं, तो क्या उसके पास कोई एविडेंस था? वो बगैर एविडेंस के बात नहीं कर सकता। वो बार बार चिंगशू का बैग चेक करने को बोल रहा था, पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है जो वो उस पर इल्जाम लगा सके। ये बात सुनकर बाकी क्लास वाले कहने लगे कि भले ही चिंगशू कंट्री साइड से आई हुई थी, पर इतने सालों में उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था, तो उन्हें नहीं लगता कि चिंगशू ऐसा कर सकती थी। यूरो ने जब देखा कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए तो वो जियांगफंग को इशारा करती है कि अगर आज वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, जिस पर जियांगफंग जल्दी से खड़ा होते हुए कहता है कि किसने कहा उसके पास एविडेंस नहीं था, वो खुद ही एविडेंस है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से चिंगशू को पैसे चोरी करते हुए देखा था। वो पैसे उसके बैग में हैं। चिंगशू कहते हैं कि सिर्फ उसके वर्ड्स एविडेंस कैसे हो सकते हैं, वो इस बात पर कैसे यकीन दिलाएगा कि वो सच बोल रहा था और उसने अपनी आंखों से चिंगशू को ऐसा करते हुए देखा है। तो जियांगफंग ने कसम खा ली कि अगर वो झूठ बोल रहा हो तो उसकी फैमिली आज ही बैंकरप्ट हो जाए। ये कहते हुए वो चिंगशू का बैग चेक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा, पर उसे तभी उसके फादर की कॉल आ जाती है और उसे पता चला कि उसकी फैमिली सच में बैंकरप्ट हो गई थी। ये सुनते ही वो जल्दी से वहां से भाग गया और सब लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता था कि उसने सच में झूठ बोला है। यूरू ने देखा कि उसका प्लान फेल हो रहा है तो वो जल्दी से लिली को इशारा करती है। लिली खड़ी होकर कहती है कि वो लोग इस बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, कहीं चिंगशू मौके का फायदा उठाकर अपने बैग से पैसे निकालकर छुपाना तो नहीं चाहती। चिंगशू ने इसकी बात सुनकर अपने हाथ खड़े कर लिए और कहती है कि अगर वो चाहे तो आकर चेक कर सकती थी। लिली जल्दी से जाकर उसका बैग चेक करती है, पर उसके बैग में पैसे नहीं थे। ये देखकर यूरू भी शॉक रह गई और जल्दी से जाकर अच्छे से चेक करने लगी, लेकिन उन्हें पैसे कहीं नहीं मिले। तो वो सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता था। एक क्लास फेलो ने आइडिया दिया कि क्यों ना वो हर जगह चेक करें, अगर सबके बैग चेक होंगे तो पता लग जाएगा। हो सकता है क्लास मॉनिटर ने वो पैसे कहीं और रख दिए हों। वो लोग सब डेस्क और सबके बैग्स चेक करने लगे। जैसे ही एक लड़के ने यूरो का बैग चेक किया तो उसमें से पैसे मिल जाते हैं। क्लास मॉनिटर ने उसके हाथ से पैसे लिए और यूरो से कहता है कि वो अभी जाकर अथॉरिटी को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा। वो वहाँ से चला गया और सब लोग यूरो को देखते हुए कहते हैं कि उन्होंने ही सोचा था यूरो ऐसी होगी, और यूरो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने ये सब नहीं किया था, चिंगशू जरूर उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। और ये कहते ही वो जाकर चिंगशू से लड़ने लगी, जबकि बाकी सब आकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी टीचर वहाँ पर आ गई और चिंगशू और यूरू को अपने साथ ऑफिस में चलने को कहती है। ऑफिस में जाकर भी यूरू यही बोल रही थी कि चिंगशू ने उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है। उसके पेरेंट्स हर मंथ उसको इतनी ज्यादा पॉकेट मनी देते हैं, तो उसे पैसे चोरी करने की क्या जरूरत। टीचर ने कहा कि थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाएंगे तो वो उनके सामने फिर से एक्सप्लेन करे। तभी मिस्टर और मिसेस लिू भी वहाँ पर आ जाते हैं और चिंगशू को इग्नोर करते हुए यूरो के पास जाकर पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या उसे किसी ने बुली किया था, वो ठीक तो है ना। तो टीचर ने सारी बात उनको बताई, जिसके बाद वो चिंगशू की तरफ देखते हैं तो चिंगशू ने कहा कि वो लोग हर मंथ उसे 1 मिलियन पॉकेट मनी देते थे, तो फिर वो ऐसा काम क्यों करेगी। मिस्टर लू भी कहने लगे कि ये बात ठीक है, वो यूरो को इतनी ज्यादा पॉकेट मनी देते थे और वो वेल बिहेव्ड लड़की है, आज तक उसकी कोई कंप्लेन नहीं आई, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। जहाँ तक रही बात चिंगशू की, तो वो अभी कंट्री साइड से वापस आई थी, तो उससे ऐसी गलतियां हो सकती हैं, टीचर उसे भी माफ कर दे। टीचर उनकी बात पर थोड़ा सा शॉक होती है और कहने लगी कि वो एक साइड की स्टोरी सुनकर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, अभी तक सारा मामला क्लियर नहीं हुआ है। चिंगशू दिल में सोचती है कि आउटसाइडर भी बता सकता था कि क्या सही है और क्या गलत, पर उसके पेरेंट्स को बस यूरी पर ही यकीन था। टीचर ने चिंगशू को सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहा तो चिंगशू कहती है कि हाँ, उसी ने यूरो के बैग में वो पैसे रखे थे। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही मिस्टर और मिसेस लू उस पर गुस्सा करने लगे, तो चिंगशू कहती है कि उसने अपनी बात अभी पूरी नहीं की और फिर वो बताती है कि उसने देख लिया था कि यूरो से फंसाना चाहती है, इसीलिए उसने यूरो के साथ ऐसा किया।
पर यूरू झूठ बोल देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। चिंगशू उस पर इल्जाम लगा रही है। तो चिंगशू ने कहा कि उसने कहा भी था अगर वो चिंगशू से झूठ बोलेगी तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं कर पाएगी। क्या वो कसम खा सकती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया? ये कहते हुए चिंगशू स्वेयर करती है कि अगर उसने झूठ बोला हो और यूरू को फंसाने की कोशिश की हो तो अभी वो लाइटनिंग से स्ट्रक हो जाए। लेकिन यूरू ऐसा करने से डर रही होती है क्योंकि उसे लास्ट टाइम वाली बात याद आ रही थी। लेकिन जब चिंगशू ने कहा कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रही, इसका मतलब है कि उसने ही ऐसा किया था। और जब उसने देखा कि मिस्टर लू और मिसेस लू को चिंगशू की बात पर यकीन आने लगा है तो यूरू जल्दी से बोली कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो भी स्वेयर कर सकती है, वो किस बात से डरती थी। और फिर उसने कसम खाई कि अगर उसने झूठ बोला हो तो अभी लाइटनिंग से स्ट्रक हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो यूरू रिलैक्स हो जाती है और चिंगशू से कहने लगी कि देखा उसने कुछ नहीं किया था। पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर अचानक से लाइटनिंग स्टार्ट हो गई और यूरू लाइटनिंग से स्ट्रक हो जाती है। अब वो घर पर थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मेड उसे डिनर के लिए बुलाने आई पर यूरू गुस्से से उसे वहाँ से भेज देती है। मेड वापस आकर मिस्टर और मिसेस लू को बताती है कि यूरू खाने के लिए नहीं आना चाहती थी, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते और सोचते हैं कि उसे कुछ टाइम चाहिए। जबकि चिंगशू ये देखकर सोच रही होती है कि यूरू 20 साल उनके साथ रही थी, जाहिर सी बात है वो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर लू और मिसेस लू ने जब चिंगशू की तरफ देखा तो वो कहते हैं कि आज उनसे गलती हो गई जो उन्होंने चिंगशू पर बिलीव नहीं किया था। पर चिंगशू ने कहा कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मिस्टर और मिसेस लू और भी ज्यादा गिल्टी फील करने लगे तो मिस्टर लू चिंगशू को कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसे भेज देते हैं। चिंगशू ये देखकर खुश हो गई क्योंकि उन पैसों से वो ऑर्फेनेज की और भी हेल्प कर सकती थी। अब मिस्टर और मिसेस लू स्टडी रूम में थे। मिस्टर लू अपना कुछ काम कर रहे होते हैं और मिसेस लू ने अपना लॉकर ओपन करके उसमें से एक ब्रेसलेट निकाला और मिस्टर लू से कहने लगी कि यूरू की बर्थडे आ रही थी और वो चाहते हैं कि यूरू को उनकी बर्थडे पर वो ब्रेसलेट गिफ्ट कर दे, इससे वो खुश भी हो जाएगी। यूरू जो वहाँ से गुजर रही थी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो ब्रेसलेट लू फैमिली का हेयरलूम है जो मिसेस लू उसे पहले देखने भी नहीं देती थी और सोचती है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ उससे ही प्यार करते थे, वो तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। पर जब उसने मिस्टर लू की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ जाता है। जब बोल रहे थे कि अब चिंगशू भी वापस आ चुकी थी तो उन्हें ऐसे ही ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्यों ना 2 दिन बाद वो चिंगशू की भी साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करें, वो खुश हो जाएगी। और मिसेस लू को भी ये आइडिया अच्छा लगा कि उसको कंपनसेट करने के लिए वो चिंगशू को ही वो ब्रेसलेट दे दें। इस तरह से जो चिंगशू और यूरू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा और इस इंसिडेंट की वजह से जो उनकी फैमिली के बारे में नेगेटिव गॉसिप्स चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। यूरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बायोलॉजिकल डॉटर के वापस आने के फौरन बाद वो उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे और सारी प्रॉपर्टी उसे देना चाहते हैं। वो दिल में सोचती है कि ये सब करने के लिए उन्होंने ही उसे फोर्स किया है तो वो रूड होने पर उसे ब्लेम ना करे। नेक्स्ट डे चिंगशू बॉक्स में कुछ चीजें लेकर जा रही होती है, तभी मिस्टर और मिसेस लू उसके पास आए और वो चीजें देखकर उसे पूछते हैं। तो चिंगशू ने बताया कि वो लू फैमिली के लिए कुछ यूजलेस चीजें हैं जिसका वहाँ पर कोई काम नहीं था, तो वो चाहती है कि क्यों ना ऑर्फेनेज भेज दे, इससे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। मिस्टर लू ने उसको परमिशन दे दी और कहते हैं कि ये तो अच्छी बात थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो उसकी बर्थडे पार्टी पर उसकी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते थे, पर चिंगशू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था और कहती है कि वो जैसा करना चाहते हैं कर सकते थे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो वो दोनों सोचते हैं कि उसके लिए सच में आइडेंटिटी मैटर नहीं करती थी। चिंगशू वहाँ से जा रही होती है तभी उसकी नजर यूरू पर पड़ी जो चोरों की तरह छुपकर जा रही होती है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। चिंगशू ने जब उसे आवाज दी तो वो डर जाती है और जल्दी से ब्रेसलेट अपने पीछे छुपा लिया। तो चिंगशू ने नोटिस किया कि वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। उसका ध्यान हटाने के लिए यूरू जल्दी से बोली कि वो फिर से उनकी लू फैमिली की चीजें चोरी करके ऑर्फेनेज भेज रही है। तो चिंगशू उसके पास जाकर उसको थप्पड़ मारने की एक्टिंग करती है जिससे यूरू बहुत ज्यादा डर गई और चिंगशू उसे बताती है कि ये सब उसके फादर ने अप्रूव किया था, अगर उसे ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो जाकर मिस्टर लू को बता सकती थी, जिस पर यूरू चुप हो गई और चिंगशू वहाँ से चली जाती है। जबकि यूरू सोचने लगी कि वो भी देखेगी क्या बर्थडे पार्टी पर भी वो इतना प्राउड हो सकती है। चिंगशू वापस अपने रूम में चली गई थी पर यूरू का रिएक्शन चेक करके सोचने लगी कि अब वो क्या प्लान कर रही थी। बर्थडे पार्टी वाले दिन यूरू ने अपने फ्रेंड्स को अपना प्लान बताया तो जियांगफंग और लिली दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो सच में लू फैमिली का हेयरलूम तोड़ना चाहती थी। क्या उसे पता भी है कि लू फैमिली के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था? पर यूरू उनसे कहती है कि उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसे पता है कि वो हेयरलूम तो उसे ही मिलना है तो वो कैसे तोड़ सकती थी।
उसने किसी से कहकर सेम वैसा ही ब्रेसलेट बनवा लिया है। और जब फेक ब्रेसलेट टूटेगा तो मिस्टर और मिसेस लू इतना शॉक हो जाएंगे कि किसी को होश ही नहीं रहेगा कि वो रियल था या फेक। जांगफंग उससे पूछता है कि ये बहुत बड़ी बात थी, क्या वो सच में ऐसा करना चाहती है? और यूरू उसे कहती है कि अगर वो इस तरह का काम नहीं करेगी तो चिंगशू को घर से कैसे निकाल सकती है। लिली ने उसे फिर भी वार्न किया और कहती है कि उसे याद है ना कि अगर वो चिंगशू से झूठ बोलते थे तो वो बात सच हो जाती थी, कहीं उसके पास सच में कोई पावर तो नहीं। तो यूरू ने बताया कि उसके पास इसके लिए भी प्लान था, पहले वो ये चीज वेरीफाई करेंगे। फिर वो एक मेड के पास जाती है जो चिंगशू का ड्रेस लेकर उसके रूम की तरफ जा रही थी और उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तो मेड ने बताया कि मिसेस लू ने वो ड्रेस चिंगशू के लिए भेजा था। ये सुनते ही यूरू जल्दी से उसे कहती है कि वो चिंगशू को जाकर बताएगी कि वो ड्रेस लिमिटेड एडिशन ड्रेस है जो मिसेस लू ने पेरिस से स्पेशली चिंगशू के लिए मंगवाया था। उन्होंने खुद भी वो ड्रेस नहीं पहना है, लेकिन वो चिंगशू की बहुत ज्यादा केयर करती थी, इसलिए उसे वो ड्रेस बर्थडे पार्टी पर पहनने के लिए दे रही थी। ये सुनकर मेड कहती है कि ये तो झूठ था। तो यूनो ने उसको पैसे दे दिए और कहती है कि अगर चिंगशू उसकी बात पर यकीन ना करे तो वो स्वेयर करे कि अगर उसने झूठ बोला हो तो वो अभी स्टेयर से गिर जाएगी। मेड वो पैसे लेकर चिंगशू के रूम में चली गई, पर वो अभी भी डर रही थी। डर की वजह से वो चिंगशू से नजरें नहीं मिला पाती और यूरो के कहने पर झूठ बोल देती है कि वो मिसेस लू ने पेरिस से लिमिटेड एडिशन ड्रेस चिंगशू के लिए मंगवाया था, अभी तक खुद भी उन्होंने नहीं पहना है, पर वो चिंगशू की बहुत ज्यादा केयर करती हैं। ये सुनकर चिंगशू ने कहा कि क्या सच में ये मिसेस लू ने कहा था? तो मेड डरते हुए कहती है कि हाँ, ये मिसेस लू ने ही कहा है, अगर उसने झूठ बोला हो तो वो स्टेयर से गिर जाए। चिंगशू कहती है कि उसे कोई भी बात करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स माउथ से निकलते ही कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी की बात भी इस तरह उसे कन्वे करने की जरूरत नहीं, अपनी भलाई के बारे में सोचे। मेड ओके बोलकर वहाँ से चली गई और चिंगशू सोचती है कि अच्छा हुआ ये एक हार्मलेस लाई था जो डायरेक्टली किसी को हर्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसमें इतनी ज्यादा इविल एनर्जी नहीं थी और मेड को कुछ भी नहीं होगा। वो बिल्कुल पागल थी जो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर रही है। मेड वहाँ से वापस चली गई और यूरो ने देखा कि वो स्टेयर से सेफली उतर जाती है और उसे कुछ नहीं हुआ था और सोचने लगी कि चिंगशू ने उनसे झूठ बोला था, पहले जो कुछ भी हुआ वो कोइंसिडेंस था। मिस्टर और मिसेस लू अब यूरो के साथ स्टेज पर थे और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज उनकी डॉटर का बर्थडे है और एक और हैप्पी इवेंट भी वो सबके सामने अनाउंस करना चाहते हैं। तभी चिंगशू स्टेज की तरफ जाने लगी और उसको देखकर सब लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर उन्होंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। क्या ये नोबल लेडी किसी न्यू रिच फैमिली की डॉटर है? इससे पहले कि चिंगशू स्टेज पर पहुंचती, यूरो ने लिली को इशारा किया तो वो जानबूझकर चिंगशू की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और झूठ बोल दिया कि उसे गलती से हो गया था। चिंगशू कहती है कि उसे झूठ बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, उसने जानबूझ कर किया था या अनजाने में, ये वो अच्छे से जानती है। उसको ये बोलकर चिंगशू मिस्टर लू से परमिशन लेकर ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई और मिस्टर लू कहते हैं कि बाकी सब लोग एंजॉय करें, वो लोग हैप्पी इवेंट एंड में अनाउंस करेंगे। और लिली सोचती है कि चिंगशू पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी, उसका झूठ सामने आ गया है, पहले जो भी हुआ था वो कोइंसिडेंस था। ये सोचते हुए वो एक और वाइन का ग्लास उठाने लगी, पर पाँव स्लिप होने की वजह से वो केक के ऊपर ही गिर जाती है और ये देखकर सब लोग उस पर हंसने लगे थे। यूरू जो चिंगशू के पीछे ही जा चुकी थी, चिंगशू अपना पर्स रखकर ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई तो यूरू ने उसके पर्स में वो टूटा हुआ ब्रेसलेट डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो लिली को देखकर उसे इग्नोर कर देती है, जो सबको बोल रही थी कि उसकी तरफ देखकर हंसने की कोई जरूरत नहीं। यूरो जियांगफंग को एक साइड पर ले गई और कहती है कि थोड़ी देर बाद जब ड्रामा स्टार्ट हो तो उसे सबके सामने टेस्टिफाई करना है कि चिंगशू ने ही वो ब्रेसलेट चोरी किया था। और फिर जब यूरो ने चिंगशू को वापस आते हुए देखा तो वो मिसेस लू के पास जाकर बताने लगी कि लू फैमिली का एयरलूम चोरी हो गया था। उसके बाद सुनकर मिसेस लू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और मिस्टर लू ने जल्दी से कहा कि उन्हें कैमरास चेक करने चाहिए। पर यूरो ने जल्दी से कहा कि क्या उन्हें याद है कुछ दिन पहले बहुत तेज आंधी आई थी जिसकी वजह से उनका सारा सिस्टम खराब हो गया था और अभी तक सिक्योरिटी कैमरास ठीक नहीं हुए हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और उसने थोड़ी देर पहले चिंगशू को मिसेस लू के रूम की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर मिसेस लू शॉक हो गयी और यूरो ने लिली को इशारा किया तो वो जल्दी से चिंगशू से उसका बैग छीन लेती है। चिंगशू ने अपना बैग वापस लेना चाहा, पर यूरो ने इससे पहले ही उसके बैग से सारी चीजें फेंक दी और वो ब्रेसलेट भी बाहर आ जाता है। मिस्टर और मिसेस लू ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो गए और चिंगशू को ब्लेम करने लगे कि वो ऐसा कर भी कैसे सकती थी, अगर उसे वो ब्रेसलेट चाहिए था तो वो उन्हें बता सकती थी, वो ऐसे ही उसे दे देते, उसकी कौन सी रिक्वेस्ट है जो उन्होंने पूरी नहीं की थी।
सब लोग चिंगशू को देखकर गॉसिप करने लगे और कहते हैं कि उन्हें तो अभी याद आया, चिंगशू तो उनकी डिस्टेंट रिलेटिव है जो कंट्री साइड से आई थी। यूरो जल्दी से अच्छा बनते हुए कहती है कि चिंगशू को अपोलोजाइज कर लेना चाहिए और अभी भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो मिस्टर और मिसेस लू उसे माफ कर देंगे क्योंकि वो उनकी डॉटर है। और साथ ही मिसेस लू को बताने लगी कि चिंगशू ने कुछ दिन पहले उसे कहा था कि उसे वो ब्रेसलेट बहुत पसंद है और वो पहनकर देखना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि चिंगशू ऐसा करेगी। पर चिंगशू मिसेस लू से कहती है कि उन्होंने तो उस ब्रेसलेट के बारे में उसे बताया ही नहीं था, ना ही चिंगशू को पता था कि इस तरह का कोई ब्रेसलेट भी है, तो वो कैसे चोरी कर सकती है। मिसेस लू को उसकी बात ठीक लगी। वह यूरू जल्दी से कहती है कि मिसेस लू ने उसे नहीं बताया तो क्या हुआ, सबको पता है कि लू फैमिली का हेirloom है जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसने जरूर कहीं से सुन लिया होगा। सब लोग चिंगशू को ब्लेम करने लगते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगे कि एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की ऐसा ही कर सकती थी। चिंगशू ने यूरो से कहा कि उसने कहा भी था अगर वो उससे झूठ बोलेगी तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। यूरो प्राउड होते हुए कहती है कि उसे इस तरह कहने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुकी थी, पहले जो कुछ भी हुआ वो कोइंसिडेंस था, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये कहते हुए उसने सबके सामने स्वेयर किया कि अगर उसने झूठ बोला हो तो अभी सबके सामने उसके हैंड इंजर्ड हो जाएं और वो डिस्ग्रेस फील करे। ये कहते ही वो देखती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर थोड़ी ही देर में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और यूरू अचानक से उन टूटे हुए ब्रेसलेट के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उसका कहा हुआ झूठ सच हो गया था। सब लोग ये देखकर शॉक हो गए और सोचने लगे कि इसका मतलब जो चिंगशू ने कहा वो सच है। पर यूरू जल्दी से जांगफंग से कहती है कि वो आकर टेस्टिफाई करे। जांगफंग सबके सामने आ गया तो यूरो खुश होती है, पर जांगफंग ने यूरो का साथ देने की जगह सबके सामने टेस्टिफाई किया कि चिंगशू ने वो ब्रेसलेट चोरी नहीं किया था, बल्कि ये सब यूरो ने किया है ताकि चिंगशू की रेपुटेशन सबके सामने खराब कर सके। मिसेस लू को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो दोनों शौक होकर यूरो की तरफ देखते हैं, पर यूरो कहने लगी कि ये सब झूठ है, वो झूठ बोल रहा था, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जांगफंग ने अपना फोन निकालकर एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें वो यूरो से बोल रहा था कि क्या वो सच में इतना बड़ा रिस्क लेना चाहती है, और यूरो ने कहा था कि अगर वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी तो फिर चिंगशू को घर से कैसे निकालेगी। यूरो गुस्से से कहती है कि उसने चिंगशू के लिए उसे बिट्रे किया था, एक पुअर लड़की के लिए जो कंट्री साइड से आई थी। क्या वो भूल गया कि उसी की वजह से जांगफंग की फैमिली बैंकरप्ट हुई है? क्या वो बदला नहीं लेना चाहता? पर जांगफंग कहता है कि वो कंट्री साइड से आई हुई एक पुअर लड़की नहीं है, बल्कि एक नोबल पर्सन है। और फिर इसके साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जांगफंग अपने पेरेंट्स से फोन पर बात करता हुआ ऑर्फेनेज की तरफ जा रहा था और पूछ रहा होता है कि मास्टर ने कहा था इस ऑर्फेनेज में चीजें डोनेट करने से उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, क्या सच में ऐसा होगा? तो उसकी मदर कहती है कि जब वो वहाँ पर जाएगा तो मास्टर ने कहा था वो एक नोबल पर्सन से मिलेगा और उस नोबल पर्सन से मिलते ही वो लोग फिर से ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। तभी जांगफंग को चिंगशू की आवाज सुनाई देती है जो बच्चों के साथ खेल रही थी। ये देखकर वो शॉक हो गया। तभी उसकी मदर खुश होकर पूछने लगी कि क्या वो नोबल पर्सन से मिल चुका है, क्योंकि अभी उनको बहुत सारी कॉल्स आई थी और बहुत से न्यू प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। यह सुनकर जांगफंग और भी ज्यादा शॉक हो गया और उसे यकीन हो जाता है कि वो नोबल पर्सन चिंगशू ही थी। वो जल्दी से कॉल बंद करके चिंगशू के पास गया तो चिंगशू डर जाती है और बच्चों को प्रोटेक्ट करने लगी कि कहीं जांगफंग उनको हर्ट ना करे। पर जांगफंग उसके सामने नील डाउन करता है और कहता है कि वो गलत था, पर उसे नहीं पता था कि चिंगशू एक नोबल पर्सन है। जांगफंग ब्लाइंड था जो पहले ये देख नहीं सका, वो उसकी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, जबकि चिंगशू ये सुनकर शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और मिस्टर और मिसेस लू यूरो से पूछते हैं कि वो ऐसा कर भी कैसे सकती थी। यूरो जल्दी से बोली कि क्या वो उस पर यकीन नहीं करते, वो उनकी डॉटर है जो 20 साल उनके साथ रही थी। मिसेस लू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, पर एविडेंस उनके सामने है। यह सुनकर यूरो को और कुछ समझ नहीं आया और वो पीछे होते हुए सीजर उठा लेती है और कहती है कि अगर वो उस पर यकीन नहीं करते थे तो फिर वो आज उनके साथ सारे रिलेशनशिप खत्म कर देगी। फिर उसने अपने हेयर कट करके फेंके और कहती है कि आज से लू फैमिली के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं, और वहाँ से भाग जाती है। मिसेस लू को बुरा लगा था, पर सब कुछ उनके सामने था और अब वो यूरो को किस तरह डिफेंड करती। फिर मिस्टर लू ने सबके सामने अनाउंस किया कि आज जो कुछ हुआ वो गलत था, इसलिए अब उन सबको वापस चले जाना चाहिए। सबके जाने के बाद वो चिंगशू से कहते हैं कि आज अच्छा टाइम नहीं था, वो कोई अच्छा दिन देखकर उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देंगे। चिंगशू ने कहा कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो दोनों थक चुके होंगे तो उन्हें वापस चलकर रेस्ट करनी चाहिए। मिस्टर और मिसेस लू ने कहा कि वो बहुत ज्यादा सेंसिबल थी और चिंगशू को याद आया कि पहले ये बात उन्होंने यूरू से कही थी और वो खुश होती है कि उसके पेरेंट्स उससे भी प्यार करते हैं। फिर वो लोग हॉल से बाहर आए।
चिंगशू ने देखा कि मिस्टर और मिसेस लू जैसे ही रोड पर पहुंचे तो एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आती है। वो उनको बचाने के लिए उनकी तरफ भागी और उनको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से गाड़ी उसको हिट कर देती है। पर तभी यूरो भी वहाँ पर आ गई, जो गिरने की एक्टिंग करती है और उसको थोड़ी सी चोट लगी थी। चिंगशू ने मिस्टर और मिसेस लू को परेशान देखा तो वो उनको आवाज देती है और उसे लगा था कि वो उसकी तरफ आएंगे। उनको भागता देख वो खुश हुई थी, पर ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि वो उसको इग्नोर करके यूरो के पास चले गए थे और उसे कहते हैं कि क्या वो पागल हो गई है, उनको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकती थी। यूरो एक्टिंग करने लगी कि उसने जो किया वो बहुत गलत था, वो उसके लिए कंपनसेट करना चाहती थी। फिर उसने अपने पर्स से ब्रेसलेट निकाला और उनको देते हुए कहती है कि वो अपनी जगह अपनी सिस्टर को नहीं देना चाहती थी। वो डर गई थी कि उसके घर में आने के बाद वो उसे भूल जाएंगे और इग्नोर करेंगे। वो उनका प्यार नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए ऐसा किया। पर अब वो ब्रेसलेट वापस कर रही है। ये कहने के बाद वो बेहोश हो गई, जबकि चिंगशू तो कब की आंखें बंद कर चुकी थी। पर मिस्टर और मिसेस लू ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था और उनको बस यूरो की ही फिक्र थी। वो यूरो को हॉस्पिटल ले जाते हैं और चिंगशू की उन्होंने परवाह भी नहीं की, जिसको बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। चिंगशू और यूरो दोनों ऑपरेशन रूम में थे, पर मिस्टर और मिसेस लू को बस यूरो की ही टेंशन थी। यूरो के पास डॉक्टर गया और यूरो से कहने लगा कि अब वो उड़ सकती थी, तो यूरो उठकर बैठ जाती है और डॉक्टर वैंग उसे पूछता है कि क्या वो बैंडेज करके उसे बाहर ले जाए, पर यूरो बोली कि बिल्कुल भी नहीं। वो चिंगशू से पहले बाहर कैसे जा सकती थी। इस तरह उनको लगेगा कि उनकी डॉटर ज्यादा इंजर्ड है और यूरो की फिक्र नहीं करेंगे। उसे चिंगशू के बाद बाहर जाना होगा ताकि उनको लगे कि वो चिंगशू से ज्यादा इंजर्ड थी। उसे नहीं पता था कि चिंगशू इतनी पागल होगी कि उनको बचाने के लिए गाड़ी के आगे ही आ जाएगी। पर अच्छा हुआ कि टाइम पर उसके दिमाग ने काम किया और उसने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद मिस्टर और मिसेस लू को अपनी बायोलॉजिकल डॉटर याद आ जाएगी और वो भूल जाएंगे कि चिंगशू ने उनकी जान बचाई थी। उसे कुछ और करना होगा और फिर वो डॉक्टर वैंग को अपना प्लान बताने लगती है। कुछ देर बाद चिंगशू को ऑपरेशन रूम से बाहर लाया गया तो मिसेस लू और मिस्टर लू को लगा कि वो यूरो है और जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। पर जैसे ही चिंगशू पर नजर पड़ी तो डॉक्टर से पूछते हैं कि वो कैसी थी। डॉक्टर ने बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ कि टाइम पर उसे वहाँ पर ले आए थे, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। पर मिसेस लू ने ओके बोलकर इग्नोर कर दिया। डॉक्टर को लगा कि शायद वो उसकी फैमिली है, पर उनका रिएक्शन देखकर वो सोचता है कि जरूर वो कोई और होंगे जो अपने पेशेंट का वेट कर रहे हैं और ऐसे ही चिंगशू के बारे में पूछ लिया और फिर वो चिंगशू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मिस्टर और मिसेस लू ने मुड़कर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद चिंगशू की आंखों पर पट्टी बांधकर डॉक्टर वैंग उसे बाहर ले आया और मिसेस लू परेशानी से पूछती हैं कि उसकी ऐसी हालत क्यों थी। तो मिस्टर वैंग ने झूठ बोल दिया कि उसकी आंखों की नर्व्स इंजर्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो चुकी थी और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिला तो इसका इफेक्ट उसके ब्रेन पर भी हो सकता है। उसके ब्रेन की नर्व्स डैमेज हो जाएंगी और उसकी जान को खतरा होगा। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस लू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर वैंग से कहने लगे कि उनके पास बहुत पैसे थे, वो बस ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर वैंग ने बताया कि बस एक ही ऑप्शन था, उनको आई ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मिसेस लू बोली कि बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं। वो मिस्टर लू से कहती हैं कि वो जल्दी से किसी से कॉल करके न्यूली डोनेटेड आइस के बारे में पता करें। मिस्टर लू कॉल करने लगे पर डॉक्टर वैंग ने फिर से झूठ बोला कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्हें एक लिविंग पर्सन की आइस चाहिए। वो लड़की ही होनी चाहिए और उसकी हाइट और एज यूरो से सिमिलर होनी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस लू परेशान हो जाते हैं कि वो ऐसा डोनर कहाँ से लाएंगे। डॉक्टर वैंग ने कहा कि सिर्फ वही ये सर्जरी कर सकता है। वो जैसे ही डोनर ले आएंगे तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, पर वो देर नहीं कर सकते थे। जबकि यूरो चुपके से स्माइल करने लगती है। उसे फ्लैशबैक याद आया कि डॉक्टर वैंग इस बात के लिए नहीं मान रहा था और कहता है कि वो इलीगल काम नहीं करेगा और वहाँ से जाने लगा। पर यूरो ने उसे याद दिलाया कि कुछ साल पहले उसने अल्कोहल पीने के बाद एक सर्जरी की थी। उसके रूल्स को ब्रेक करने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई थी, जबकि इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी और अभी भी वो बहुत सारे डेबिट में है। डेबिट कलेक्टर उसके पीछे हैं। वो खुद ही सोचे कि अगर वो उनके हाथ लग गया तो उसके बच्चे क्या करेंगे। फिर उसने कार्ड निकालकर डॉक्टर वैंग को दिया और कहती है कि इससे ना सिर्फ वो अपना डेबिट पे पैक कर सकता है, बल्कि एक नई जगह पर जाकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकता था। जिसके बाद डॉक्टर वैंग उसकी हेल्प करने के लिए मान गया। मिस्टर और मिसेस लू अब यूरो के रूम के बाहर खड़े सोच रहे थे कि वो ऐसा डोनर कहाँ से लाएंगे। फिर वो यूरो के पास जाते हैं और यूरो कहने लगी कि अब वो एक यूजलेस लड़की थी, वैसे भी उसने पहले धोखा दिया था। उनके बायोलॉजिकल डॉटर वापस आ चुकी है जो उनका ख्याल रखेगी, इसलिए अब उसे किसी बात की टेंशन नहीं, वो बस उसे इग्नोर करें।
मिसेस लो ने कहा कि वो ऐसी बातें ना करे, उसने उनकी जान बचाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसे इग्नोर कर दे, वो उनकी डॉटर थी, वो उसके लिए डोनर जरूर ले आएंगे। वो ये बोलकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वैंग वहाँ पर आया, जिसने यूरू को बताया कि वो लोग जा चुके थे, तो वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है और डॉक्टर वैंग उससे पूछने लगा कि वो इतनी श्योर क्यों थी कि वो चिंगशू को ही चूज करेंगी। तो यूरू ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले वो बार बार चिंगशू को मेंशन करती रही है, तो सबसे पहले जो लड़की उनके दिमाग में आएगी सेम एज और सेम हाइट वाली, वो चिंगशू ही होगी। मिस्टर और मिसेस लू फिर से बाहर जाकर सोचने लगे कि वो ऐसी लड़की कहाँ से लेकर आए जिसके पेरेंट्स इस बात के लिए एग्री हो जाएं। तभी उनके दिमाग में चिंगशू आती है। वो चिंगशू के रूम की तरफ गए और उसको देखकर सोच रहे होते हैं कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी। तो मिस्टर लू ने कहा कि क्यों ना वो इस बात को भूल जाएं, वो कुछ और सोच लेंगे। अभी उन्हें यूरू के पास जाना चाहिए क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। तभी एक नर्स वहाँ पर आई और उनसे पूछती है कि क्या वो इस पेशेंट के पेरेंट्स थे, पर वो झूठ बोल देते हैं कि नहीं, वो बस ऐसे ही वहाँ से गुजर रहे थे। और उस नर्स को चिंगशू के लिए बुरा लगता है क्योंकि इतने दिनों से वो उस हॉस्पिटल में थी और कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आया। वो नर्स चिंगशू के पास गई और उसे पूछती है कि क्या अभी तक उसने अपने पेरेंट्स को इस सब के बारे में नहीं बताया। तो चिंगशू कहती है कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो एक ऑर्फन है, जिस पर नर्स को उसके लिए बुरा लगा और कहती है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो उसे बता सकती थी। थोड़ी देर बाद चिंगशू अकेले ही अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए जाती है। वो रास्ते में पेन की वजह से गिर भी गई, पर उसे उठाने वाला कोई नहीं था। वापस जाते हुए नर्स ने उसको हेल्प की ऑफर की, पर वो रिफ्यूज कर देती है। नर्स उसको देखकर कहती है कि वो बहुत ही पिटीफुल थी, इतने दिनों से कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आया। उन्होंने सुना है कि वो एक ऑर्फन है, अपने बिल्स भी खुद ही पे कर रही थी। अब चिंगशू अपने रूम में थी और ट्रिप खत्म होने के बाद वो नर्स को बुलाना चाहती थी, पर बटन तक वो पहुंच नहीं पाती। तभी वहाँ पर डीन मदर आ जाती है, जिन्होंने उसकी हेल्प की और कहती हैं कि अगर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था तो वो किसी को आवाज भी तो दे सकती थी। बचपन में तो वो इतना ऊंचा चिल्लाती थी। थोड़ी देर बाद नर्स ट्रिप चेंज करके चली गई तो डीन मदर चिंगशू पर गुस्सा करने लगी कि उसने उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर उसे कांटेक्ट ना होने पर वो आसपास से ना पूछती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस हालत में थी। चिंगशू ने कहा कि उसे लगा था वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगी, पर डीन मदर कहती हैं कि वो बिल्कुल पागल है और फिर उसे सूप पिलाने लगी। तो चिंगशू उनको गले लगाकर रोने लगती है और सोचती है कि भले ही उसके पास पेरेंट्स नहीं थे, पर वो ऑर्फन भी नहीं है। नेक्स्ट डे जब चिंगशू चेकअप के बाद वापस आई तो उसने देखा कि डीन मदर वहाँ पर नहीं थी। वो उनको ढूंढते हुए गई तो उसने देखा कि वो मिस्टर और मिसेस लू के पास खड़ी पूछ रही थी कि क्या वो चिंगशू को अपने साथ वापस लेकर जा सकती हैं, क्योंकि वो लोग तो अपनी फेक डॉटर से ज्यादा प्यार करते थे और उनके ऑर्फेनेज के बच्चों के पास ये राइट होता है कि वो अपने लिए खुद डिसाइड कर सकें। मिस्टर और मिसेस लू को डीन मदर की बात पर गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती थी कि यूरू उनकी फेक डॉटर है। उन्होंने 20 साल तक उसको अपने साथ रखा था और उसकी इतनी केयर की है और चिंगशू की भी वो केयर करते हैं, पर यूरू को ज्यादा केयर की जरूरत थी। डीन मदर को गुस्सा आ गया कि इतने दिनों से वो हॉस्पिटल में थी और वो उसको देखने के लिए भी नहीं गए। चिंगशू अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। डीन मदर के वापस आने के बाद वो उनसे पूछती है कि क्या वो उस पर यकीन करती थी कि वो झूठ को सच में बदल सकती है। डीन मदर ने कहा कि इस तरह के मिस्टीरियस बातों पर यकीन करना मुश्किल है, पर उन्हें चिंगशू पर ट्रस्ट है। जिसके बाद चिंगशू मिस्टर और मिसेस लू के पास गई और कहती है कि वो यूरू को आंखें डोनेट करने के लिए रेडी है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए और कहते हैं कि यूरू भी इस बात पर बहुत खुश होगी और उसे प्यार करेगी। लेकिन चिंगशू ने उनसे पूछा कि क्या वो श्योर हैं यूरू सच में ब्लाइंड हो चुकी थी। मिस्टर और मिसेस लू की बात का मतलब पूछने लगे तो चिंगशू कहती है कि उसने पहले कहा था कि वो झूठ को सच में बदल सकती है और उनके लिए वो वेरीफाई भी कर देगी, बस उनको उसकी बात माननी होगी। मिस्टर और मिसेस लू उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो मिस्टर वैंग के पास बैठी हुई थी और मिस्टर वैंग ने पूछा कि क्या वही लड़की है जो आंखें डोनेट करेगी, पर उससे पहले उसका कुछ नेसेसरी चेकअप करना होगा। वो जैसे ही उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा तो चिंगशू ने उसे कहा कि उसने कुछ साल पहले एक सर्जरी की थी जिसमें वो ड्रंक था और इस वजह से उस पेशेंट की जान चली गई और अब कुछ डेबिट कलेक्टर्स भी उसके पीछे हैं। उसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस तोड़े थे। डॉक्टर वैंग उसकी बात सुनकर शॉक हो गया, पर वो कहता है कि ये सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं था और उस पर गुस्सा करने लगा। उसने कसम खाई कि अगर ऐसा है तो वो इस हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं जा पाएगा। ये कहता हुआ वो जैसे ही रूम से बाहर निकला तो उस पेशेंट का फादर वहाँ पर आ जाता है, जिसकी कुछ साल पहले डॉक्टर वैंग की वजह से जान गई थी और उसने आते ही डॉक्टर वैंग पर नाइफ से अटैक किया। नर्सेस जल्दी से आकर डॉक्टर वैंग को ऑपरेशन रूम में ले गए, पर उसकी डेथ हो जाती है। मिस्टर और मिसेस लू ने चिंगशू से पूछा कि डॉक्टर वैंग ने क्या झूठ बोला था, जिस पर
चिंगशू ने बताया कि उसने कहा था अगर उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े हों तो वो इस हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं जा पाएगा। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस लू को अब उसकी बातों पर यकीन आने लगता है और वो सोचते हैं कि क्या सच में यूरू ने भी उनसे झूठ बोला है। तो चिंगशू कहती है कि इस बारे में वो खुद जाकर उससे पूछ सकते थे। मिस्टर और मिसेस लू जैसे ही यूरू के रूम की तरफ गए तो उन्होंने यूरू को एक लड़के से बातें करते हुए सुना जो बोल रही थी कि क्या वो पागल था, उसने इतनी जोर से उस दिन गाड़ी चलाई, उसने तो मिस्टर और मिसेस लू को एक्सीडेंट करने को बोला था और वो खुद भी इंजर्ड होने वाली थी। अच्छा हुआ कि उसके दिमाग ने सही से काम किया और उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। वो तो उस दिन ब्रेसलेट लेकर भागना चाहती थी और मिसेस और मिस्टर लू का एक्सीडेंट हो जाता, पर उसे नहीं पता था कि चिंगशू उनको बचा लेगी। पर वो अभी तक समझ रहे हैं कि यूरू ने उनकी जान बचाई थी। वो बिल्कुल पागल हैं। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस लू तो शॉक ही रह जाते हैं कि यूरू ऐसा भी कर सकती थी। मिस्टर लू गुस्से से अंदर गए और उन्होंने गार्ड्स को वहाँ पर बुला लिया जो उस लड़के को पकड़कर ले जाते हैं और मिस्टर लू ने कहा कि वो उसको पुलिस के हवाले कर दे जिसने मर्डर अटेम्प्ट किया था। उन्होंने यूरो को थप्पड़ मार दिया और मिस्टर लू कहते हैं कि आज के बाद वो लू फैमिली में कदम भी नहीं रख पाएगी। उन्होंने 20 साल उसकी इतनी केयर की पर उसने ऐसा किया था और फिर वो उसे भी पुलिस के हवाले कर देते हैं। जबकि चिंगशू डीन मदर के साथ वहाँ से जाने लगी। डीन मदर ने पूछा कि क्या वो अपना बदला नहीं लेगी, पर चिंगशू कहती है कि उनके फैमिली अफेयर्स में वो इंटरफेयर नहीं करना चाहती। 4 साल गुजर जाते हैं और आज चिंगशू अब्रॉड से स्टडी करके वापस आई थी। डीन मदर उसका वेट कर रही होती हैं, जिन्होंने उसे फ्लावर दिए और हग कर लिया। तभी चिंगशू की नज़र मिस्टर और मिसेस लू पर पड़ी। उसे याद आया कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम लू ग्रुप से चेंज करके चिंगशू ग्रुप रख दिया था। उसको उसके फ्रेंड से पता चला था कि वो लोग अपनी डॉटर को मिस कर रहे हैं। क्या चिंगशू का उनके साथ कोई रिलेशनशिप था, पर चिंगशू ने झूठ बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मिस्टर लू और मिसेस लू ने उसे मैसेज करके बताया था कि उसके नेम पर उन्होंने एक वेलफेयर फाउंडेशन ओपन की है। ये चिंगशू डिजर्व करती थी, पर असल में वो अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि चिंगशू के दिल में अपनी जगह बना सकें। चिंगशू उनके पास गई तो वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, पर चिंगशू ने कहा कि क्या वो अभी भी अपनी जान उनको ऑफ करती थी क्योंकि उन्होंने चिंगशू को वर्क दी है। पर ये डेबिट उसने उस दिन पे कर दिया था जब उनकी जान बचाई थी और उन्होंने भी ऑर्फेनेज को पैसे डोनेट करके अपना डेबिट पे कर दिया था। अब उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर वो डीन मदर के साथ वहाँ से जाने लगी और मिस्टर और मिसेस लू आपस में लड़ने लगते हैं कि ये उनकी वजह से हुआ था। जबकि चिंगशू सोचती है कि अब उसे अपनी लाइफ अपने लिए जीनी थी और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।